अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, इंतखाबात के दिन करीब हैं और सीट एडजस्टमेंट और जोड़ तोड़ की सियासत में खासी तेज़ी आ रही है, जबकि जो दावे हैं और वादे हैं उनमें भी काफ़ी तेज़ी आ रही है। हर जमात ये दावा कर रही है कि सिंध में हमारी हुकूमत होगी, कोई दावा ये कर रही है कि PM हमारा होगा। मतलब एक दावों का बाजार गर्म है। और जबकि पिलडॉट ये कह रहा है कि मुल्क का शफाफ इलेक्शन के लवाजमात पूरे किए बगैर ही इंतखाबात में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने में क्यों नाकाम है, क्या वजूहात है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हर सियासी पार्टी को यही शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उसको। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया है, PTI से उसका बल्ला छीन लिया गया है। क्या PTI बल्ले के बगैर इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी, इलेक्शन में हिस्सा लेगी, मैदान में उतरेगी, इस पर भी बात करेंगे। मौलाना साहब इंतखाबात मौखर करने के लिए बड़े बज़िद हैं, बड़े सरगर्म हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही कहते हैं, कभी कहते हैं कि सर्दी ज़्यादा हो जा रही है, तो कभी उनके कुछ और सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं। मतलब उनका ये है कि बस अब इंतखाबात को थोड़ा आगे कर देना चाहिए। जबकि सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है, नून लीग की तरजीह क्या है, काफ लीग या फिर IPP? और MQM नून लीग को 3 सीटों पर कराची में तो रिलैक्स दे रही है, लेकिन जो पंजाब है उसमें नून लीग MQM को क्या दे रही है, ये बात करेंगे। इलेक्शन 2024 है, पंजाब में नून लीग का मुकाबला किससे होगा, कहां पर उसे एक ताकतवर उम्मीदवार मिलेगा? MQM और नून लीग का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगा और या फिर कोई और अपसेट होने जा रहा है? साल 9 में पीपल्स पार्टी बानी PTI और बल्ले का किरदार क्या हो सकता है? जबकि MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आज खत लिख दिया है और उसमें ये उसने कहा है कि मेयर कराची और टाउन चेयरमैन की जानिब से तरक्याती कामों पर बड़ा एतराज़ किया गया। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे गेस्ट जाहिद मंसूरी साहब, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। बड़ा वक्त पे आप पहुंच गए और अच्छी बात है। इंतखाबात के दिन तो आ गए हैं तकरीबन, बस अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, 1 महीना तकरीबन। 8 फरवरी को 35 दिन 8 फरवरी को अब ये जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई, सीट एडजस्टमेंट वाला वही पुराना एक जो सिलसिला चल रहा है। अब ये बताइए, ये जो पिलडॉट कह रहा है कि मुल्क शफाफ इलेक्शन के लवाजमात पूरे किए बगैर ही इंतखाबात में जा रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक बात कर दी पिलडॉट ने। देखिए, असल में पिलडॉट की रिपोर्ट जो थी ना, 2018 में इनकी रिपोर्ट आई नहीं थी। 2018 में जो इलेक्शन को हाईजैक किया गया था। अच्छा। और एक तरफा जो MQM, मैं अपनी कराची की बात करूंगा, हैदराबाद की, जी। हम जो सीटें जीते हुए थे रात तक, वो अगले दिन हमें हरवा दी गई। तो पिलडॉट को चाहिए था कि उस वक्त भी बात करता। उस वक्त तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं करी कि जिससे हम मतलब सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा। अब पिलडॉट जो कह रहा है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कागजात जमा किए PTI ने जमा किए हैं। आपके सामने तकरीबन 3.5 जमा किए हमने, और रिजेक्शन जो है वो उनकी बहुत ही तकरीबन 30% से भी कम है। यानी कि अभी कम है, वो तो कहते हैं ज्यादा है। अभी महबूब साहब में एक प्रोग्राम में था, महबूब साहब मेरे साथी थे। अच्छा। वो कह रहे थे मैंने 2008 के, 2013 के, 2018 के अपने स्टडीज जमा किए, उसके लिहाज से जो रिजेक्शन भी कम हुई है। अच्छा। और 30% पेपर ज्यादा जमा हुए, मतलब नॉमिनेशन और होने चाहिए रिजेक्शन। अभी महबूब पिलडॉट साहब ने जो है ना, नहीं कम हुए इस दफा। अच्छा। कंपैरेटिवली पिलडॉट की अपनी रिपोर्ट है। अच्छा। अभी मैं साथी थे महबूब साहब के प्रोग्राम में, अब तक मैं साथ थे मेरे, तो खुद कह रहे थे 30% जो है ना उन्होंने ज्यादा कागजात जमा करवाए। अच्छा। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि शफाफ इलेक्शन तो मेरे ख्याल में हो रही है, और हम तो ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो हमेशा साफ और शफाफ हो, ताकि किसी भी फरीक को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है। और कुछ जैसे जो भी नतीजा है वो तस्लीम कर लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये कि वो भी ना हो कि आर्टिस्ट सिस्टम बैठ जाए और जो है वो लोग मायूस हो कि भाई शफाफ इलेक्शन ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि भाई शफाफ इलेक्शन हो और सबको आज़ादाना हिस्सा लेने दें। मतलब आप रिजेक्ट कर देते हैं पिलडॉट की रिपोर्ट को? अभी तो उन्होंने जो मेरी बात हुई ना महबूब साहब से, महबूब साहब से प्रोग्राम में जो थे, उन्होंने खुद ये चीज़ एडमिट की कि हमने 4 साल का कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकाला, उसके तहत 30% फॉर्म ज़्यादा जमा हुए और रजिस्ट्रेशन का रेशो उससे कम है। अच्छा जी। अब ये कि जो पॉपुलर शख्सियत रिजेक्ट हुई ना, इससे ज़्यादा शोर मच रहा है, वरना अच्छा। पहले भी से होते थे। अच्छा, असल जो हम इस शख्सियत परस्ती में चले गए हैं ना, ये चीज़ हमें नुकसान दे रही है। बुनियादी तौर पे जो सियासत का जो आवाम को डिलीवर करने की जो चीज़ थी, जो कारकर्दगी, वो सब बैकग्राउंड पे चली गई है, और जो शख्सियत परस्ती है वो आगे आ गई है। इस चीज़ ने मेरा ख्याल है हर सियासी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया। देखिए, असल में 9 मई वाला वाक़या जो हुआ था, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, तो उस पर उनको बाकायदा नाहिल करार दिया गया, इसी बेस पे वो रिजेक्ट हुए। और कुछ लोग
करप्शन की बुनियाद पर रिजेक्ट हुए। एक वक्त था जब आपकी भी पार्टी में शख्सियत परस्ती बहुत थी, अब पीपल्स पार्टी में भी है, नून लीग में भी है शख्सियत परस्ती। हमने तो 22 अगस्त को तो हमारे लिए चीज़ खत्म होगी ना। अब जो एमक्यूएम नई रिफॉर्म होकर आई है, इसमें माशाल्लाह तीनों हमारे जो लोग थे जो अलग अलग हो गए थे मर्ज हो गए, अब एक मजबूत मुस्तहकम एमक्यूएम उभर के सामने आई है। और वो चीज़ नहीं है कि जो है ना शख्सियत परस्ती हमारे में बिल्कुल नहीं, हमारे तो आइन की बालादस्ती है। और हमारे जो हमारा मंशूर का हम कल अनाउंस करने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अच्छा, तो वो उसमें ये क्या तमाम कितने नुकात हैं आपके मंशूर में? हमारे तकरीबन 28 पॉइंट्स हैं मंशूर के। अच्छा, उसमें हमने तमाम पूरे जितने भी हमारे मसाइल हैं पूरे कराची के और हैदराबाद के पूरे पाकिस्तान के उन सब का अहाता किया है। तालीम पे भी है, खारजा पॉलिसी भी है, दिफा के ऊपर भी है, यानी हर चीज़ हमने ली है। बजट के ऊपर भी ली, फाइनेंशियल, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस माशियत में है, तो हम चाहते हैं माशियत को बूस्ट किया जाए। उसके लिए ना सरमायाकारी की तरगीब दी जाए, आज़ादाना बाहर से लोग आए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसी से काम हो सकता है। ठीक है, रियल एस्टेट जो है ना मसले का हल नहीं है। असल जो रियल प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना है। ठीक है। अच्छा, इखलाक हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम इखलाक हाशमी साहब। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इंतखाबात के दिन तो करीब आ ही रहे हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट, जोड़ तोड़ की सियासत, सियासी दर्जा हरारत, सब कुछ अपने उरूज की तरफ जा रहा है और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन पिलडॉट की जो आज रिपोर्ट आई है उसमें वो कह रहा है कि मुल्क शफाफ इलेक्शन के लवाजमात पूरे किए बगैर इंतखाबात में जा रहा है। कितना इत्तेफाक करेंगे आप इससे? बिस्मिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट्स वगैरह जो छपती रहती है। और इखलाक साहब, आपकी आवाज दुरुस्त तौर पर नहीं पहुंच रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें नहीं, यानी कि समझ आ रही कि ये क्या, कौन सी रिपोर्ट छपती है और कहाँ से रिपोर्ट चाहिए लेकर आते हैं, ये किस किस्म की रिपोर्टें बना रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्शंस तो देखें अपने वक्त पर हो रहा है। ठीक है, और तमाम लोगों ने कागजात भी जमा करा दिए हैं। अब ये कागजात जिनके मंजूर होने थे उनके मंजूर भी हो चुके हैं, जिनके रिजेक्ट होने थे रिजेक्ट हो चुके हैं। अब नया जो मरहला है वो है निशानात का। आपको पता है कि पीटीआई का जो बल्ला है दोबारा छिन गया उनसे ना ये जी। तो अब ये 13 जनवरी तक यही मामला हल हो जाएगा। अब पता है कि ये इलेक्शंस जो है ना, ये बिल्कुल कोई अगर कहता है कि जी इसमें धांधली होगी, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। इलेक्शंस बिल्कुल ही फेयर होंगे और इलेक्शंस के लिए अवाम तैयार है और जिसको वो वोट देना तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, पिलडॉट की रिपोर्ट की बात नहीं, वो देखे, मैं बताता हूँ, सुबह में आपको जिस हल्के में कहें, मैं आपको जिसके बारे में कहेंगे आपको वो रिपोर्ट बन के आ जाएगी। अच्छा, तो बिल्कुल, ये कोई ऐसी नहीं है रिपोर्ट से मैं तो नहीं ये करता, कम से कम अपने तक जो है रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कभी किसी के बारे में आती है, लेकिन ये कि इलेक्शंस अपने तरीके से सही तरीके से हो रहे हैं इलेक्शन। आज तक आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे तो कि पीटीआई के लोगों को ले लें जिनके ऊपर केसेस नहीं है या वो अपना गए उनके कागजात जो है दुरुस्त करार पाए, लेकिन जो लोग नहीं जा सके हैं, ज़ाहिर है वो नहीं, अगर पेश नहीं हो जन्नी जा सके, उनके रिजेक्ट हुए हैं जो ना, वो जो मफरूर थे, इश्तियारी थे जो। तो ये कहना कि ये दुरुस्त नहीं है, ये नहीं है, तो ये गलत बातें सारी। और आजकल जो हमारे सोशल मीडिया जो है ना, ये इतना इनके गलत किस्म की रिपोर्ट जो ना इस पर आ रही हैं और गलत किस्म की हमारी आवाम को, जैसे कि प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट हमारी आज तक इसे गलत प्रोपेगेंडा को कंट्रोल नहीं कर सकी जो है ना अभी तक ये। अच्छा, एक रूमर और भी है कि मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदियां शुरू हो गई हैं, तो ये है, इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नून लीग में धड़ाबंदी कोई भी नहीं है। अच्छा, नून लीग में नहीं, नून लीग की सीटों पर की तकसीम पे हुई है ना, ये टिकटों की तकसीम पे इख्तलाफात है। नहीं, जो लोग ये कहते थे कि हमारे को नून लीग के टिकट को लेने वाला नहीं होगा, अच्छा, एक सीट पर 10, 15 लोग हैं हमारे, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि किसको टिकट दिया जाए। अच्छा, ये ऐसे कोई धड़ाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और कैंडिडेट ज्यादा हैं और उसके बाद भी हर पार्टी की ख्वाहिश है कि वो जो है ना नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करे। साहब, कुरानदाजी कर लें, आसान सा तरीका है, पर्चियां डाल लें। हमारे कायद की मर्जी है ना, वो जो जिसे कहेंगे वो एक तरीकेकार है हमारा, जिसे वो टिकट देंगे, बाकी वो अपने कागजात वापस लेंगे वहाँ। अच्छा, तो एक अहलियत का कोई म्यार भी तो होगा ना, कोई स्टैंडर्ड भी तो होगा ना, जिसपे आप पूरा उतार के फिल्टर करेंगे जिसे। नहीं, हमारे नजदीक अहलियत ये है कि जो पुराना हमारा कारकुन है, जिसने अपने इलाकों में अच्छा काम किया है, वो हमारी अहलियत है जो ना वो। अच्छा,
बाकी तालीमी काबिलियत या वैसे उसका बैकग्राउंड वगैरह वो कोई मैटर नहीं? हमारे तमाम हमारे कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं और तमाम अपनी जगह उन्होंने काम किया है, अपने इलाकों में काम किया है, करप्शन नहीं की कोई उन्होंने जो ना। अच्छा आज जैसे मैं अभी देख रहा था बिलावल भुट्टो साहब का जो है ना कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर दिया गया पार्टी की तरफ से, उन्हें मुबारक हो। लेकिन ये कि देखे ना मुज़ाहिरा, ये एक बात भी कहते हैं जी पंजाब में ये जो पार्टी है ना, ये दोनों अमीर यानी कि वो पंजाब में जो है ना, पंजाब में गुर्बत बहुत है। तो मैं बिलावल भुट्टो साहब से कहूंगा कि अपनी जो है ना थोड़ी सी याददाश्त को अपनी, क्योंकि वो बाहर तो निकलते नहीं है ना, के बाहर जाते हैं किसी के पास हो, तो वो थोड़ा पंजाब में घूम कर देखें। पंजाब में गुर्बत नहीं है, पंजाब में तो खुशहाल है। वहाँ पे चौकीदार का बेटा जो है डायरेक्टर है, एक चौकीदार का बेटा जो है इंजीनियर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तालीम फ्री मिली, एजुकेशन फ्री मिली और मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप देके गरीबों ने जो है वहाँ पे अपनी नौकरी हासिल की है। वहाँ पे कौन कहता है कि पंजाब में गुर्बत है? मैं कहता हूँ सिंध में उन्हें गुर्बत नजर नहीं आ रही है, कराची में गुर्बत नजर नहीं आ रही है। रोडों के ऊपर ये आज पूरे सिंध सूबे को जो है फकीर बना के रख दिया है। पहली तारीख को आप जाके देखिए बेनजीर कार्ड वाले हजारों की तादादों में लाइन सर कराची के चौराहों पे आप देखें वो तो दूसरे सूबों से और उधर से आए हुए लोग होते हैं। वो बाकायदा रमजान से पहले तो वो ईद से पहले वो यहाँ पे आके दिहाड़ी नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिंध के अवाम की बात मैं कर रहा हूँ जी, मैं सिंध के अवाम की बात कर रहा हूँ, दूसरे सिंध के अवाम की बात मैं कर रहा हूँ कि हर जनूबी पंजाब में बहुत बुरा हाल है। कार्ड लेकर जो लाइन में लगा हुआ है पंजाब, आप पूरे पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब में बहुत बुरा हाल है। क्या तरक्याती काम हुआ वहाँ पे, जितने वादे किए गए? जितना सिंध के अंदर बुरा हाल है, जितना सिंध के अंदर बुरा हाल है, जनूबी कराची का आप ले लें, कराची को आप ले लें। अभी आप मुझे बताए कराची के कौन से सिग्नल के ऊपर जो ना आपको फकीर नजर नहीं आएंगे? आज कराची का देखें, डकैतियां आप देखें, रोड टूटे हुए देखें, कराची का कितना बुरा हाल है यहाँ पे। ये किस तरह से अपनी बात करते हैं इलेक्शन लड़ने के लाहौर में या पंजाब में? ये पहले अपने सूबे को तो सही करें। यहाँ पे ये पंजाब के अंदर देखिए, कराची के अंदर तमाम सूबों से लोग आए हुए यहाँ बस रहे हैं। वो जब पैगाम लेकर जाते हैं बताते हैं कराची में क्या हालात है, सिंध में क्या हालात है। आप बच्चे के डाकों को नहीं संभाल सके, पुलिस को सही नहीं संभाल। इखलाक साहब, आप नून MKM पाकिस्तान के साथ आप इत्तेहाद की बातचीत कर रहे हैं, 3 सीटों पे एडजस्टमेंट की बातचीत हो रही है, पंजाब में कुछ दे रहे हैं आप MKM को? MKM को देखिए, जो हमारे कायद का फैसला है, अगर वो MKM को देना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो हमारे कायद का फैसला है। हम तो कराची की बात करते हैं, कराची में सीधा एडजस्टमेंट हो रही है MKM के साथ हमारी जो। अच्छा ठीक है, जरूर बात करेंगे इस पे भी। इखलाक हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सरदार बाबर अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सियासी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बाबर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बाबर साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। आवाज अब बहुत ज्यादा आ रही है जी। ठीक है जी। अच्छा बाबर साहब, आपके आसिफ अली जरदारी साहब ने वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए बिलावल भुट्टो साहब का नाम पेश कर दिया है और उनके नाम को मंजूर भी कर लिया है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। तो वैसे बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है कि आप लोग लियारी को छोड़ देते हैं, कराची को छोड़ देते हैं, कराची में कोई कारकर्दगी नहीं है। पंजाब की आप बात करें, पंजाब में पहुंचे हुए आप कैंपेन के लिए। मैं पहले तो मेरे जितने दोस्त बैठे हुए हैं उन सबको मैं सलामत करता हूँ, बशमूल आपको जी। मैं समझता हूँ कि देखें, अफसोस तो इसी बात का है कि हमारे यहाँ जमहूरियत का रोना रोया जाता है, लेकिन हमें जमहूरियत नजर आती है कि जमहूरियत अभी कहाँ है। जिस तरह से आपने बात की कि ये अपने ही हमेशा वज़ीर-ए-आज़म का नामजद करते रहते हैं, बाप बेटे का कर रहा है, बेटा बाप बेटी का कर रहा है, बेटी अपने बेटे का कर रही है, सब यही चल रहा है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क का इस टाइम फुकतान है, जो बात अभी हाशमी साहब जो बात कर रहे थे कि कराची की, देखें बेसिकली हम तो कराची में रह रहे हैं। मैं तो अपने हल्के में लोगों को ये कहता हूँ कि हम हारे या जीते हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कोई भी पार्टी का MP MPA बनता है ना, तो हकीकत बात है उसको बाजू से पकड़ के उसको पूरी गलियों में घुमाना चाहिए कि क्या तुम्हें इसलिए वोट दिए थे कि कराची की गलियां तबाह हो गई हैं, रोडें तबाह हो गई हैं, कोई चलने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। दुख होता है ये जमहूरियत को बातें करते हैं कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। पहले मुल्क को सुधारो,
पहले अपने अंदर सुधार पैदा कर दे। साहब सॉरी टू से, लेकिन इस तरह के जुमले, इस तरह की बातें हम पहले भी सुनते आए। कोई कहता है मैं पेट फाड़ के करप्शन का पैसा निकालूंगा, कोई कहता है गलियों में घसीटूंगा। जब इलेक्शन करीब होते हैं तो ये इस तरह के बयान आ जाते हैं, उसके बाद फिर सब एक हो जाते हैं और मुल्क मैं अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि कम अज कम वोट डालने से पहले अपने गली मोहल्ले को देख लेना। जब अगर किसी को वोट डाले ना तो वो अपने गलियों मोहल्लों को देख लेंगे, हमारी गलियों के साथ, हमारे मोहल्लों के साथ, हमारी रोडों के साथ, हमारे पीने के पानी के साथ। सर ऐसे तो सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसे तो सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी ना। मैं समझता हूँ उनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। देखें, जो आदमी आज मैंने बहुत दफा में कभी कभी कहता रहता हूँ कि एक हमारे मुल्क में तबलीग की जमात होती है। अच्छा। जो साल के 12 महीने तबलीग करती है, ठीक है ना। वो लोगों के दरवाजे खटखटा के कहती है कि आए भाई मस्जिद में आए, दीन की बात होगी, ठीक है। जी जी। आज हमारे घरों पे जो है ना इस वक्त जो है ना तबलीग हो रही है, सियासी तबलीग। हर सियासतदान जो कभी 5 साल नजर नहीं आता वो निकल के दरवाजे घरों पे आता है, सर आप हमें वोट देना, हमें याद रखना, हम आपके लिए। सिर्फ वो एक दफा आता है, फिर 5 साल हमें नजर नहीं आता, फिर 5 साल बाद दोबारा आता है मुस्किन बनकर कि सर मैं दोबारा आ गया हूँ। तो हमें पहचान करनी है, मेरी अवाम को पहचान करनी है। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब उनको कहता हूँ कि अब पहचान करें, जो भी बंदा काम करे उसको वोट्स दें, बिल्कुल देना। वोट्स कौम की अमानत होती है, लेकिन उस वोट से अगर कोई नाजायज फायदा उठाता है तो वो भी अब मेरे ख्याल में कौम बाशऊर हो गई है, इतना जल्दी जल्दी अभी किसी को फायदा नहीं उठाने देगी। तो दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, सियासी पार्टियों के अंदर जिस दिन जमहूरियत आ गई ना उस दिन हमारा मुल्क जो है ना सोना बन जाएगा, क्योंकि फिर जमहूरियत खुले फैलेगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जमहूरियत है तो एक जमात इस्लामी के अंदर जमहूरियत है। मुझे कोई पार्टी अपने अंदर जमहूरियत साबित करके दिखा दे तो मैं उस पार्टी का हमेशा के लिए ताबेदार बन जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। और अगर सच में कोई पार्टी आपको अपना ताबेदार बना ले तो फिर वो भी आपको टिकट दे देगी। मंसूरी साहब, MQM पाकिस्तान नाम है आपकी जमात का, लेकिन फोकस आप सिर्फ कराची को क्यों करते हैं? मतलब पाकिस्तान को आपने छोड़ दिया। अभी बिलावल भुट्टो साहब लियारी को छोड़ के पंजाब पहुंच गए। नहीं, ऐसा नहीं है। MQM पाकिस्तान ने हर जगह से उम्मीदवार खड़े किए, बलूचिस्तान से भी खड़े किए हैं, KPK से भी खड़े किए, पंजाब से भी खड़े किए हैं, और 2008 के इलेक्शन में भी हमने तमाम जगहों से खड़े किए थे। अच्छा। अब होता ये कि हम तो ये चाहते हैं हमारा पैगाम हर जगह पहुंचे, क्योंकि देखिए ये बेसिकली जागीरदारा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, जागीरदारा सिस्टम, वडेरा सिस्टम। और हम जो नुमाइंदे हैं, शहरी सिंध के नुमाइंदे जो हैं, सिर्फ जो मतलब कुछ शहरी जो है जो बचा हुआ है वडेरा जागीरदारा से, वो कराची कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, हैदराबाद बचा हुआ है, मतलब लाहौर बचा हुआ है, बाकी जो जितने भी इलाके ना फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म ज्यादा है। और ये अभी से नहीं, ये 60-70 सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है, और वो ही चाहते हैं कि कोई इनके आगे कोई सर उठाने वाला ना हो। MQM वाहिद पार्टी थी, मिडिल क्लास पार्टी थी, जो मोरूसी सियासत के खिलाफ है, और इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ना किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी के भाई बनाओ। अब जरदारी साहब है, उनके बिलावल को नॉमिनेट किया उन्होंने, तो जाहिर अपने बेटे को नॉमिनेट किया ना, किसी और को नॉमिनेट नहीं किया उन्होंने। तो MQM इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। MQM चाहती है कि भाई हमें वोट मिले, लेकिन फ्यूडल सिस्टम इतना सख्त है। अच्छा, ठीक है। आप पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं इस पार्टी के। आपने PM के लिए किसका नाम उम्मीदवार कौन है? देखिए, हमारा मसला ये है ना कि PM के लिए हम ये तो इलेक्शन के बाद फैसला होगा ना कि हम क्या, हमारा काम होता है मेरिट के ऊपर। हमारे पास जो भी होगा काम, उम्मीदवार जो भी होगा उसमें हम देखेंगे, जो जीतेंगे उनमें से जो फाइनल होगा उसको हम फिर नहीं। आपने अगर ये सोचा है कि पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान से आपकी नुमाइंदगी है तो ऑब्वियसली फिर विफाक में तो PM ही है जो सीट होनी चाहिए है। लेकिन मसला ये कि हम तो ये अब जैसे बिलावल भुट्टो का नाम फाइनल कर दिया। MQM एक सिस्टम है ना पूरा। अभी जैसे हमारे इंटरव्यू पैनल बना, बाकी सियासी पार्टियों में सिस्टम नहीं, ये कह रहे हैं जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा। तो हमारे ये होता है कि अभी पूरा पैनल बोर्ड बना, उसने तमाम इंटरव्यू किए, 1000 से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किए, उसमें से तकरीबन 100 से ज्यादा लोग सिलेक्ट किए जो उन्होंने फॉर्म भरे, जो मेरिट पे पूरे होते हैं, तालीम पे। क्योंकि देखें ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, फाइनेंस का मसला होता है, उसके लिए भी हमें अलग स्पेशलिटी लोग चाहिए। इसके अलावा जो फॉरेन के लिए होता है उसके लिए अलग लोग चाहिए जो क्वालिफाइड हों। हमारे पास ऐसे लोग भी जिन्होंने CSS जिन्होंने किया हुआ था, लेकिन वो छोड़ चुके हैं, वो सियासत में आए, उनके भी हमने इंटरव्यू किया, उनके भी फॉर्म भरवाना है। एडवोकेट भी हमारे पास, बैरिस्टर भी हैं, ऐसा मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद हैं। अब उनमें से जो जीतेंगे, जो फैसला होगा, फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू होंगे। पहले भी हमारे जब 2008 में 2002 में हमारे लोग मुर्शिद वजीर बना करते थे, उनके बाकायदा इंटरव्यू हुआ करते थे कि किस क्वालिटी का लोग मौजूद हैं, किस चीज़ के मौजूद, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या PhD किया हुआ है, उनको हम आगे लेके आते हैं, ताकि इससे होता है कि आवाम को, कौम को एक तालीमी याफ्ता और मेरिट पे एक शख्स मौसर हो तो जो लोगों की खिदमत कर सके। तो हमारा ये सिलसिला है।
अच्छा, ठीक है, ये तो आपका एक आ गया मौक़िफ़ सामने। इखलाक हाशमी साहब से भी एक बात मैं पूछना चाहूँगी। इखलाक हाशमी साहब, आप भी दावा करते हैं कि पूरे मुल्क से आपकी नुमाइंदगी है, हर सूबे में आपकी नुमाइंदगी मौजूद है। अब कुछ ही दिन रह गए हैं इंतखाबात को, अभी तक आपकी इंतखाबी सरगर्मियां जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं, ग्राउंड पे कहीं आप नज़र नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ जो है वो बड़े साइलेंट मोड पे चल रहे हैं, क्या वजह क्या है? क्या बहुत ज्यादा इत्मीनान है, बहुत ज्यादा यकीन है, मुतमईन है वो कि हमारी हुकूमत बनेगी, हमें जरूरत ही नहीं है जलसे जुलूस करने की या आवाम से राब्ता बढ़ाने की? गुजरांवाला में अभी नहीं, गुजरांवाला में अभी आपको पता है कि जलसा हमारा जो ना हो रहा है, जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब खुद जा रहे हैं जो ना वहाँ पे। कब जा रहे हैं सर? कब, कौन सा शेड्यूल है उनका? नहीं, अभी ये 4 दिन के बाद गुजरांवाला का जलसा है, उसके बाद सिंध का वो दौरा करेंगे, तमाम सूबों का दौरा करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब खुद जलसे में आएंगे वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो वो अभी स्टार्ट करेंगे, अभी शेड्यूल हो रहे हैं उनके जलसे? नहीं, बन चुके हैं शेड्यूल, तमाम शेड्यूल बन चुका है। और ये 13 के बाद जो निशानात वाला इलाज हो जाए, हमारे कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, तो हमारे तमाम अभी ये सांगड़ के अंदर बहुत बड़ा हम जलसा करने जा रहे हैं। अभी तक आपके कैंडिडेट नहीं फाइनल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो आवाम जो पूछती है, इखलाक हाशमी साहब, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद मंसूरी साहब हैं, सरदार बाबर अब्बासी साहब हैं और इखलाक हाशमी साहब हैं। इखलाक हाशमी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ब्रेक पर जाने से पहले मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रही थी जो पूछ नहीं पाई, वक्त की कमी के बायस अब पूछ रही हूँ। इखलाक साहब, ये बताइएगा, आवाम ये पूछती है कि क्या आपके पार्टी में कोई ऐसा अहल शख्स नहीं कि जो आपकी लीडरशिप को आगे बढ़ा सके? आपके यहाँ मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या मरियम नवाज, मतलब क्यों ये मौरूसी सियासत से कब बाहर निकलेंगे आप लोग? आपके पास कोई दूसरा ऐसा टैलेंटेड बंदा नहीं है जो आपके पार्टी को लेकर चले? मुझे बताया कि ये नहीं, शाहिद खान अब्बासी को जब वज़ीर बनाया गया जी, ये नहीं, शाहिद खान अब्बासी को जो वज़ीर बनाया गया, क्या वो उस वक्त ये शहबाज शरीफ को वज़ीर बना सकते थे, हमजा शहबाज को बना सकते थे? तो जब ये देखा कि शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर बनाया गया, ये मुझे बताया मारूसी सियासत कहाँ से आ गई? हमारा कायद जो है वो वक्त पर फैसले करते हैं, और ऐसा कोई इसमें कोई नहीं है कि हमारी मारूसी सियासत है। यहाँ पार्टी की क़यादत की बात कर रही थी। नहीं, पार्टी की क्यादत भी नहीं, मैं कहता हूँ पार्टी की क्यादत भी जो है ना शाहिद खान अब्बासी के पास रही है और दूसरे लोगों के पास रही है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो माजरत कर ली ना सियासत से, उन्होंने कहा बस अब इससे ज्यादा बस हो गई है। वो पार्टी के अंदरूनी मामला आते हैं, वो घर में भी झगड़े होते रहते हैं आपस में। अच्छा, ये मसला ये है कि देखें, मसला ये है कि अभी भी जो फैसले हो रहे हैं वो एक बोर्ड फैसले कर रहा है, हमारे जो सीनियर लोग हैं वो फैसले कर रहे हैं टिकटों के भी। अच्छा, यही नहीं कि अभी वो मरियम साहबा कर रही हैं या नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं या उसमें शहबाज साहब कर रहे हैं। सर, परसेप्शन तो यही बना हुआ है ना कि आप क्या नवाज शरीफ साहब ही होल सोल है, वन मैन शो है, वही सारे फैसले करते हैं। परसेप्शन तो यही है। बिल्कुल, हमारे बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड बकायदा फैसला करते हैं और मियां साहब सुनते हैं। अभी ये कल या परसों की बात है, कल या परसों की बात है, हमजा शहबाज में बोले हैं बोर्ड की मीटिंग्स में, एक कारकुन था वो बोला है मीटिंग्स में, और तमाम लोगों का बोलने का हक है। ये नहीं है कि जो सबको चुप करा के बिठा दिया जाता है, ये हमारी बिल्कुल इनके तमाम लोगों की बात सुनी जाती है और फैसले जो है ना सीनियर लोग बैठकर करते हैं, जो बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भी ये मारूसी सियासत है नून लीग के अंदर, जो नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये गलत ये नहीं कि प्रोपेगेंडा है जो है, बिल्कुल जो नहीं है। हाँ, नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा शायद आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, सरदार बाबर अब्बासी साहब, आप कैसे देखते हैं इस मौरूसी सियासत को? अब जो बिलावल भुट्टो साहब का नाम फाइनल हो गया, या हम देख रहे हैं ये पार्टियों का एक मिजाज बनता जा रहा है कि बाप बेटा या फिर बेटी, तो ये चीजें आवाम को अब समझ आने लगी हैं, वो अब इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी बाबर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
नाज़रीन, हमारा शायद रब्ता मुनक़ता हो गया है बाबर अब्बासी साहब के साथ। जैसे ही रब्ता होगा हम उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। हमारे साथ जाहिद मंसूरी साहब भी मौजूद हैं। जाहिद मंसूरी साहब, आज जो MQM पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है और उसमें ये लिख दिया है कि मेयर कराची और टाउन चेयरमैन की जानिब से तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर बड़ा एतराज़, खासा ठीक ठाक एतराज़ किया, कोई 50 पॉइंट्स के आपने उनको वो चक्कर में डाल दिया। इलेक्शन में हमेशा ये होता है, जब वसीम अख्तर भाई भी मेयर थे तो उस दौर में जब 2018 के इलेक्शन हुए थे, जब भी उनकी तमाम सरगर्मी मुअत्तल कर दी गई थी, क्योंकि होता ही है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद ये कि जो भी सरगर्मी हो रही थी, तरीक़ाती जो भी काम डेवलपमेंट के काम हो रहे होते हैं, उसका फ़ायदा पार्टी को पहुंच रहा होता है जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वसीम अख्तर भाई जब मेयर थे तो MQM के, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि तमाम चेयरमैन को, मेयर को 1 महीने के लिए डिफंक्ट कर दिया गया था। अच्छा। कि भाई आप जो है ना किसी भी काम नहीं। तो अब वो वही चीज़ दोबारा हुई है। अच्छा, हमें तो फ़ोन करवा दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है ना सब मुर्तज़ा वहाब भी कर रहे थे, बाकी टाउन नाज़िम भी कर रहे थे। तो हमने उस पर लिखा कि भाई जब हमारे साथ भी ऐसे हुआ तो अब सबके लिए पॉलिसी एक होनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं माजे दूसरे दर्जे के शहरी है या MQM दूसरे दर्जे की जमात है, तो हमारे साथ तो हुआ, दूसरे के साथ नहीं हुआ। इसलिए हमने लेटर लिखा कि भाई जो है ना अच्छा डेवलपमेंट में तो बराए नामी है, यानी कि लेकिन फिर भी जो है ना वो करना ज़रूरी है ताकि ये जो कुछ करते हैं ये लोग। अच्छा, तो आपने जो ख़त में इतना सारा कुछ लिख दिया, वोटर्स इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने के मकसद के लिए अवामी फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये सारी तो इलेक्शन कमीशन के रूल में शामिल है। अच्छा, तो ये पीपल्स पार्टी को नहीं पता इस बारे में? उनको पता है, जब ये मैं बताता हूँ ना, जब 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, तो अगर वो इस चीज की वायलेशन करते हैं तो उस पे कोई एलिगेशन नहीं लगती उनको? नहीं, इलेक्शन असल में ये था ना कि वो उनके जब हमारे मेयर थे ना, जब तो उन्होंने फोन लेटर लिख दिए थे पीपल्स पार्टी ने भी, सब तमाम जमातों ने, और जब उनके मेयर आए तो वो लिख नहीं रहे थे। हम अच्छा, अपनी बारी में इलेक्शन रूल ये कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पाबंदी होगी, ट्रांसफर पोस्टिंग में पाबंदी होनी चाहिए। एक तरीकाकार होता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई, उसके बावजूद ट्रांसफर पोस्टिंग जाए, उस पर हमने लेटर लिखा था पहले। अच्छा, तो कुछ असर हुआ उसका? कुछ रुके थे, रिस्पॉन्स आया, कुछ ट्रांसफर रुके थे, कुछ हुए रुके थे, कुछ दिन फिर डेवलपमेंट में चले थे ये। अच्छा, मतलब आपने एक्नॉलेज तो कर दिया, लेकिन उस पे जो सूरत हाल थी वो बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आई। बाबर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बाबर अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम क्यों नजर आ रहा है? इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो क्यों हर सियासी जमात को ये शिकायत है, वो क्यों उस पर एतमाद नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन पर? क्या वजूहात है, कैसे आप देखते हैं इस खबर को? हेलो जी बाबर अब्बासी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, बोले आप आपकी आवाज। अच्छा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स है जिसकी वजह से मेरी आवाज पहुंच नहीं पाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम क्यों है? वो इलेक्शन कमीशन का तो काम है कि वो सारी जमातों को एक साथ लेके चले। हर सियासी जमात को उससे शिकायत है, वो कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती हमें, क्यों? मेरे ख्याल में देखें, बाद में आपको 2 चीजें बता दूं। मैं क्योंकि मैं टेलीफोन पे हूँ, ज़ाहिर है मुझे पूरा वक्त नहीं मिलता, मैं बैठा होता तो बात करता। मैं अब 2 चीजें, एक चीज तो मैं कहने चाहता हूँ, पूरा वक्त मिलेगा, आप बोले, आपने क्या बोला? हाँ, एक तो सबसे पहले तो मैं जो मेरे भाई जो MQM के यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी एक कि आप एक कराची की अच्छी पार्टी थी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, लेकिन देखें आप भी कभी ये सोचें कि 1986 लेके आज तक हुकूमत में आप हैं, आप फिर भी अगर नून लीग के साथ इस तक दोबारा चली जा रही हैं, पहले तहरीक इंसाफ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ ही, सब पार्टियों के साथ ही, लेकिन कराची आपके सामने दबा होता गया। इसमें से आपके ऊपर से ये दबा हट नहीं सकता, क्योंकि आपकी आंखों के सामने कराची दबा होता गया। मैं समझता हूँ कि अब आपके पास वक्त है कि आप सिर्फ और सिर्फ कराची के ऊपर किसी पार्टी से समझौता नहीं करें। जब तक कराची में काम नहीं हो, आप किसी पार्टी में ना जाए, कराची की आवाम के साथ खड़े हो जाएं ताकि आवाम भी आपके साथ खड़ी हो। अब मैं आ जाता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो आपने बात की, देखें सबसे पहले जो बड़ी पार्टी है ना पाकिस्तान की, उनको ये लाजमी सोचना है कि किसी को भी दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, ना नून लीग को लगना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को लगना चाहिए, ना तहरीक इंसाफ को लगना चाहिए। अगर इनके अंदर कोई खामियां हैं तो वो खामियां इनको खुद दूर करनी पड़ेंगी, और कोई आकर तीसरा आदमी दूर नहीं करेगा। मैं समझता हूँ इस तरह मुल्क आगे नहीं चलेगा। अगर एक को बंद करोगे, दूसरे को छोड़ोगे, तीसरे को पकड़ोगे, तो मुल्क कभी आगे नहीं चलेगा। अब आप बताएंगे करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे इलेक्शन कमीशन पे, अब ये इतने पैसे लगने के 3 महीने बाद, 4 साल बाद, 1 साल बाद फिर ड्रामा शुरू हो जाएगी जी धांधली की हुकूमत थी। तो ये पाकिस्तान के साथ मजाक बंद होनी चाहिए। फिर मैं समझता हूँ कि
जमातों के अंदर जिस तरह न्याल अभी हाशमी साहब ने जिस तरह कहा कि शायद खजाना बाजी साहब सदर रहे, वो सदर नहीं रहे, वजीर आजम कोई भी रह सकता है। वजीर आजम तो राजा परवेज अशरफ भी रहे। जी, मैंने उनको यही बताया, मैं पार्टी की मैं वही वो राजा परवेज अशरफ भी पीपल पार्टी यूसुफ गिलानी भी रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये इतने अच्छे वर्कर हैं, जिस तरह हाशमी साहब, मैं समझता हूँ कि कराची में इन्होंने जो वर्किंग की है, यूथ विंग को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इन जैसे लोगों का हक कब आएगा? इनको कब हक मिलेगा पार्टी के अंदर जाने का, पार्टी के सीनियर ओहदों पे जाने के लिए? क्या वो सिर्फ एक फैमिली तक होते हैं? ये चीज जब तक पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि हमें इसी तरह सफर करना पड़ेगा। हम ये सफर करते रहेंगे। आज हमारे पास वक्त है कि हम सर जोड़कर बैठें, पाकिस्तान के लिए हम अच्छी सोच रखें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। देखिए पाकिस्तान की जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ रही है, कोई अच्छी नहीं हो रही है। अगर कल नून लीग की हुकूमत बन जाती है तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि नून लीग अकेले काम नहीं कर पाएगी। नून लीग को सारी पार्टियों की सपोर्ट की जरूरत होगी। जब तक सारी पार्टियां सपोर्ट नहीं करेंगे कोई पार्टी पाकिस्तान में आगे नहीं जा पाएगी। इस वक्त है कि जो पार्टी अगर मियां नवाज शरीफ साहब के पास मैंडेट जा रहा है तो उनका काम है वो जाकर सबके साथ सुलह करें। आपके ख्याल में कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है बाबर साहब इस वक्त? किसका सबसे ज्यादा रेट किसका है? देखें अगर बंदा देखें, सच्ची बात कहा जाए तो एक जो मर चुका था, जिसको कहते हैं ना कि एक घोड़ा जो है ना गिर गया था, उस घोड़े को खड़े करने वाले तो यही हैं सारे, जिसने आज फिर पाकिस्तान में जिसके आजाद उम्मीदवार भी जो है ना वो भी जीत जाएंगे हमें लगता है। उसको खड़ा करने वाले यही तीनों चारों लोग हैं जिन्होंने अपने क्या दावे तो कह रहे हैं कि मुल्क बचाने के लिए किया था। लेकिन ठीक है, मुल्क को तो खैर कौन बचाता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सबसे पहले अपनी सियासत जो होती है अपने जो है ना अपने इर्द गिर्द घूमती है, फिर पाकिस्तान होता है। काश कि अगर पाकिस्तान के ऊपर सबकी नजर हो, मिलजुल कर काम करें। मैं समझता हूँ अगर नून लीग वाकई इलेक्शन जीत के आती है तो तमाम जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नून लीग का साथ दें, और जहाँ गलत करती है वहाँ उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ जीत गया तो तहरीक इंसाफ ने, खैर मैं तो उनकी बात इसलिए नहीं कहता हूँ कि उनके रवैये ने हमें तबाह कर दिया। जो तहरीक इंसाफ का रवैया था ना उसने हमें तबाह कर दिया। अच्छा, और मौलाना साहब के रवैये को आप कैसे देखते हैं बाबर साहब? मौलाना साहब तो बज़िद है, वो कहते हैं कि इलेक्शन तो नहीं हो सकते। देखें मैं बात वही सख्त करता हूँ, फिर लोगों को लगती है कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे अपनी सीटों के चक्कर में हैं कि हमें किसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए ताकि मुझे जो है ना आगे ले जाया जाए। ये उन्हीं माताओं को ढूंढते हैं, फिर बाद में जब उनकी गोद से उठते हैं तो उनको ही गालियां देते हैं। तो ये अब कब तक चलता रहेगा पाकिस्तान में जो है ना ये सारी चीजें? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम अब बाशऊर हो गए हैं, लोग बाशऊर हो गए हैं। अब तो एक ये मोबाइल ऐसी चीज आ गई है कि लोगों को घर बैठे सारी चीजें मिल जाती है, उनको पता चल जाता है कि पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेके जाया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी, अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दिया, हम तो वो उस वक्त के लोग हैं कि मेरे ख्याल में हमारी ये आखिरी नस्ल होगी कि जिन लोगों ने कच्चे मकान, कच्चे घर देखी थी। अब आने वाली जो नस्ल है उसने ये सब कुछ नहीं देखा है, उसने सिर्फ मोबाइल देखा है। इखलाक हाशमी साहब तो इस बात से इत्तफाक करते ही नहीं है। वो कहते हैं सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा बिगाड़ पैदा किया। कहते हैं सिर्फ सोशल मीडिया ने बिगाड़ भी बहुत पैदा किया और सोशल मीडिया ने अवेयरनेस भी बहुत दी है लोगों को। सोशल मीडिया में दोनों देखें, एक याद रखें, दो चीजें आपके सामने होती है। बुराई अगर आपने लेनी है बुराई ले लें, अगर अच्छाई लेनी है अच्छाई ले लें। तो सारी दुनिया को हम बुरा तो नहीं कह सकते, सारे लोगों को बुरा तो नहीं कह सकते वो बुराई की तरफ चलते। तो सोशल मीडिया से लोगों को अच्छी चीजें भी मिली हैं, बुरी भी मिली हैं, दोनों चीजों में मैं कहता हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान के लोगों ने ज्यादातर जो है ना, अब मेरे ख्याल अब का नौजवान जो है ना वो देखने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान को इसके हाल में क्यों पहुंचाया जाता है, आखिर वजह क्या है कि हमारे मुल्क को तबाह किया जा रहा है बार बार। ठीक है, बिल्कुल। आज का नौजवान तो पता नहीं क्या कुछ सोच रहा है, उसका तो दिमाग काबू में ही नहीं है उसके, क्योंकि उसके पास इतने टेंशन, इतनी परेशानियां हैं कि वो करे तो क्या करे। इखलाक हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन ने का फैसला बहाल हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया है। आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो बल्ले के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरेगी? नहीं, मैं पहले तो बाबर अब्बासी साहब को शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई हैं हमारे ये और हमेशा हमारी बात करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बाबर अब्बासी साहब को पता है कि सियासत में जो आजकल है ना, तो एक मैं नाम लेता हूँ कि ये मौसमी जो बटेरे हैं ना वो आ जाते हैं सारे जो ना ये, और मौसमी बटेरों ने जो ना ये पूरी सियासी पार्टी को किया हुआ तबाह। तो मतलब ये है कि मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो अगर सियासी जमातों में जमहूरियत आ जाए, हम झूठ बहुत बोलते हैं जब इलेक्शन आते हैं ना। मैं ये टिकर पढ़ रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब के कि जी ये अपना 300 यूनिट हम फ्री दे देंगे, सोलर फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। तो मैं कहता हूँ ये अगर झूठ बोलने से बाज आ जाए
और सियासी जमातों में जमहूरियत लेकर आ जाएंगे जी, तो उसके बाद ये तमाम जो है ना मुल्क में कहता हूँ सोने की चिड़िया हमारे बन सकता है, लेकिन ये कौन करेगा सर? अगर नौजवान हमारे सही तरह से अपना वोट का हक अदा करें और सही तरह से इलेक्शन के अंदर आए, क्योंकि इलेक्शन तो है करोड़ों रुपए का काम लड़ने का। हमारे यहाँ मुझे बता दें कि किसी सियासी जमात के अंदर मैं आपको सर पंजाब में आपका मुकाबला किससे है, कौन है आपके सामने? ये अभी तक तो हमारा मुकाबला तो पीटीआई से है, और तो हमारा मुकाबला किसी से नहीं है वहाँ पे। तो मुझे बता दें मैंने पीस पार्टी ने कितने कैंडिडेट को टिकट दिया, बता दें मुझे आप। अच्छा नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पंजाब में नून लीग के सामने कौन है जिससे उसका मुकाबला होगा? हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पीटीआई से है। पीटीआई से? अच्छा, बिल्कुल पीटीआई से मुकाबला है हमारा। और दूसरा बात आपने जो सवाल किया कि उनका निशान जो है ना छिन गया है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये भी जो है गलत है। अगर ये किसी और निशान पर भी लड़ेंगे तो पीटीआई का तो नाम तो इमरान खान है ना। अच्छा। जिस तरह आपने अभी 2 मिनट पहले बात की है कि नून लीग नवाज शरीफ के साहब के नाम से, वो जरदारी साहब के नाम से, पीस पार्टी एमक्यूएम अपना खालिद मकबूल साहब के नाम से है। तो मसला है कि पार्टी इसके तो नाम से चल रही है, मौलाना फजलुर रहमान की उनके अपने नाम से पार्टी है। अच्छा, एक वाहिद जमात इस्लामी है कि जिसका जो है ना सदर का जो है ना यहाँ कराची में तस्वीर नहीं लगी होती है, हाफिज नईमुर रहमान की तस्वीर लगी होती है। तो बाकी तो सब सियासी पार्टियां जितनी भी आप जितना भी झूठ बोल सकते हैं बोलते रहे, लेकिन हम इलेक्शन के देखे हमारे एमपीए जब कामयाब होकर आता है ना, सबसे पहले तो वो अपने मोबाइल नंबर जो है चेंज कर देता है या बंद कर देता है। वो एमक्यूएम के लोगों के तो यही हाल है। ये अब एमक्यूएम के भाई है ना हमारे, कहते हैं कि हम नीचे से मिडिल क्लास से आए, इनका किसी का भी मुझे नंबर मिला के अभी नंबर मिलाए आप, और अगर इनका नंबर को उठा ले कोई इनका ना, तो भाई सब सियासी जो एमएनए एमपीए बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, आरिफ अलवी जैसे जब चले पूछ लेते हैं ना, जाहिद मंसूरी साहब तो यही है, बंद कर देते हैं, लोगों से राब्ता होता ही नहीं इनका। अच्छा, मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरा एमएनए से आप अभी नंबर मिलाए, किसी लीडर का आप नंबर नहीं उठाएगा कोई भी। अच्छा। आप किसी भी सियासी पार्टी के लीडर का नंबर मिला के दिखाने अभी मिलाए। भाई बात ये है कि हम लोग जो है खुद सही नहीं है, हमारी आवाम जब जिसे शऊर हासिल हो जाएगा उससे ये मुल्क जो है तरक्की कर जाएगा। जो है मैं बड़ी साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं मुस्लिम लीग के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे बड़ों ने अपना हिजरत की, वहाँ मुस्लिम कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे, वो कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए, इसलिए मैं मुस्लिम लीग से कहीं और जा नहीं सकता। लेकिन पार्टी में तमाम सियासी पार्टियों के अंदर खराबियां बहुत ज्यादा है, और ये खराबियां जब दूर होगी जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, वरना जो मजे करने वाले लोग हैं वो मजे कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारे मजे कर रही है, दूसरे लोग इदारे मजे कर रहे हैं। आप मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं। मैं तो जब से बचपन से होश संभाला है यही सुनते हुए आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। जाहिद मंसूरी साहब अब जवाब दें आप इखलाक साहब की बात का। उन्होंने बड़ा जो बात कह रहे हैं ना, असल में ये मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी कोई भी जमात हो ना, सिर्फ एमक्यूएम वाहिद जमात है जो मिडिल क्लास पार्टी से लोगों से ताल्लुक रखती है। अच्छा। और जितना इजी एक्सेस खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, फारूक भाई, या अनीस कायम खानी भाई, हमारे जो है ख्वाजा भाई वगैरह जो लीग है। अच्छा, एक बात, मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक है, अभी तक आप मिडिल क्लास ही हैं या हायर क्लास में एंटर हो गए? मिडिल क्लास ही है हमारी पार्टी। अच्छा, अभी भी जाएंगे फारूक भाई घर पे, खालिद भाई घर पे, तो वो कोई भी किसी से भी मिल सकता है। अच्छा। कोई भी मसला हो, किसी को हमारा बहादुर मरकज खुला हुआ है, पाकिस्तान हाउस खुला हुआ है, तो कोई भी जाएगा, किसी को भी हो सकता है। अच्छा, मसला पता है क्या मसला ये कि ना, देखें यहाँ पे मुकामी लोग जो है ना, उनकी जो से है ना वो नहीं है। अच्छा, मुकामी लोग बेचारे जो है ना इंतहाई कसम पुर्सी का शिकार हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तालीम नहीं मिल रही, सेफ्टी नहीं मिल रही। अब गैर मुकामी आते हैं और अच्छा वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे पूरे तकाबिज हो जाए, वो ज़मीनों पे कब्जे कर लेते हैं, डकैती मारते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन उनको सीटें नहीं मिल पाती। सीटें इसलिए नहीं मिल पाती कि जो लोग जानते हैं उनको, गैर मुकामियों को। एक नाम चाइना कटिंग का तो जी देखो, चाइना कटिंग तो समझ 1% थी। 99% जो गोट आबादी स्कीम आई ना, जिसपे समझ बहरी टाउन में तकरीबन 19,000 एकड़ खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या 19,000 एकड़ पे कब्जा किया है बहरी टाउन ने, वो भी जरदारी की। कराची तो वैसे माफियाज के कब्जे में है, ये तो इसके अलावा जितने गैर मुकामी है ना, आप कटी पहाड़ी चले हैं, फिर आप जितने भी जाएंगे ना नवाई इलाकों में, सब ये जितने भी मिलेंगे ना आपको, सरदार, वो अपना बलोच, चांडियो, ये जितने लोग आएंगे ना, मलिक साहब, तो ये जमीनों पर फौरन कब्जे करते हैं, ना बिजली का बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं, ना पानी का बिल देते हैं। कौन देखेगा जाहिद साहब? आप यहाँ पे बैठ के इतनी सारी चीजें अगर निशानदेही कर रहे हैं तो कौन देखेगा? वही तो अब असल में देखें ना, उसका बिल हमें देना पड़ता है। जो कराची के मुकामी लोग हैं ना, अब वो पता चला वो बिजली आ रही है, पता हमें तो बिल देना पड़ रहा है, लेकिन जो गैर मुकामी होते हैं ना यहाँ पे, जो काबिज है यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, गोट आबादी स्कीमें हैं,
वो बिल देते ही नहीं सर। ये तो सबको पता है, काम क्या हो रहा है, इस मसला तो है, इसका हल क्या है? और दूसरी बात देखें ना, एक बात करी ना उन्होंने हम मुख्तलिफ हुकूमत में शामिल होते, उसकी वजह है कि हम चाहते हैं कि कराची के लोगों के मसले हल हों। अब मसले हल कौन कर सकता है? वज़ीर आला कर सकता है। जिस दिन एमके के पास वज़ीर आला या वज़ीर आज़मशिप आ गई ना, तो हम किसी भी पार्टी से इलाक़ नहीं करेंगे, फिर हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, जो 98% लोग यहाँ पे लोग मजलूम तबका है। सर आपका मेयर रहा, आपका गवर्नर रहा, मतलब आपके पास वज़ारतें रही। आइन के लिहाज से पावर होती है ना, वो होती है वज़ीर आला के पास होती है, वज़ीर आला के पास होती है। ये दो सुपर पावर होती हैं जो जिनके पास तमाम फाइनेंशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इसके अलावा किसी के पास भी नहीं होती। तो आपने बाकी वज़ारतें क्यों ली? आपने क्यों सीट ली? आप कहते हैं जब पावर ही नहीं है तो क्या फायदा है? असल में ये तो थोड़ा होता है कि कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ मिल जाता है ना। अब जैसे हमारे पास IT मिनिस्ट्री थी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट किया वो IT मिनिस्ट्री ने किया। चले, बहरहाल कारकर्दगी पे तो हमेशा बात रहती है। MKM और नून लीग का इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए या फिर कोई अपसेट हो सकता है? देखिए, जमात इस्लामी कराची का बड़ा दावा सामने आ गया नईमुर रहमान साहब का। उन्होंने कहा, कहते हैं कि आइंदा सिंध हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी बनाएगी। अब देखें ना, बिल्ली के ख्वाब में शीशे नजर आते हैं। अब मसला देखें ना, मसला ये होता है कि एक साल उनको हो गया, इनके जो टाउन नाजिम भी हैं, इनके चेयरमैन भी, उसी चेयरमैन आज कहाँ से कुछ क्या डिलीवर किया उन्होंने? इन्हें एक साल में कोई कारकर्दगी के सामने नहीं है, सीवरेज वैसी उबला पड़ा हुआ, पानी साफ आ नहीं रहा। अभी भी कल भी कोरंगी में उन्होंने अपने टाउन में तो किया है काफी काम। मैं कोई नजर नहीं आता, कोरंगी में कल ही भी बच्चा डूब के मारा, कल कोरंगी में कल। अच्छा, हाँ, उस हम लोग गए भी थे वहाँ पे करने के लिए, तो गटर का ढक्कन खुला हुआ था, गटर का ढक्कन ही अवेलेबल था। यानी इतनी मामूली सी चीज़ है गटर का ढक्कन, वो ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो क्या डिलीवर करेंगे? आप चलें सीवरेज के पानी देखें, हाँ, जगह जगह रोडें टूटी पड़ी हुई। अभी जैसे उन्होंने तो दोनों ने इस बात का जिक्र किया, मतलब उनका दावा बेकार है। जी, अब देखें ना, ये जो जैसे क्या कहना, शेख चिल्ली के ख्वाब जो है कि वही है इनका आखिर में जो है कुछ देखें ना, मेयर बनने ख्वाब देखे थे हाफिज नहीं, वो नहीं कर पाए, वो कोई डिलीवरी नहीं कर पाए, और उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिया अपने सोशल मीडिया मुहिम पर। लेकिन नौजवानों के लिए उन्होंने बड़े प्रोग्राम्स लेके आए हैं, लेकिन IT में बड़ा उन्होंने काम किया है, बड़े। लेकिन वो जो कुछ करते हैं काम, वो उन्हीं तक महदूद है ना, आवाम तक तो उसका समझ जा ही नहीं रहा। तो आवाम के लड़कों हमारे देखे ना, लोगों को जब देखे ना बाइकें चला रहे हैं या वो फूड पांडा चला रहे हैं, वो चला रहे हैं ना, तो अगर वो ऐसी चीज सबको मुहैया हो रही होती तो वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते ना। अब देखें हजारों लड़के भी आप रात को देखेंगे ना, हजारों लड़के जा रहे होंगे फूड पांडा पे। एक सवाल जो मैंने अखलाक हाशमी साहब से किया था वो मैं आपसे भी जरूर करूंगी कि MKM तो नून लीग को 3 सीटों पे एडजस्टमेंट दे रही है कराची में, मामला चल रहे हैं अभी, बहरहाल इसमें बातचीत चल रही है, कुछ इख्तलाफात है लेकिन बहरहाल चल रही। 242 का NA 242 का मामला जो है वो जरा अटका हुआ है। लेकिन पंजाब में आपको क्या दे रही है नून? देखिए, असल में मसला ये होता है कि जो बात करते हैं ना कि जहाँ पे हमारा वोट बैंक होगा 70, जो भी एक रेशियो होता है ना, हम चाहते हैं कि हम जो दे रहे हैं जहाँ पे हमारी सीटें हैं तो वो हम लेंगे। अच्छा। जैसे हमारे पास 5,000 वोट है, 10,000 वोट है, तो पंजाब में आपके कोई पंजाब में हमारे कुछ है, वहाँ पे मुल्तान में है, जुनूबी पंजाब में हमें काफी सीटें हैं, कोड़ो पक्का है, फिर शुजाबाद है, काफी जगह पे ऐसी जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है। अच्छा, तो वहाँ पे ये कि हमारे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वहाँ पे तकरीबन अच्छी खासी। नून लीग आपको कहाँ एडजस्ट कर रही है? नून लीग के बारे में मैं पूछना असल में देखें हमने उनको सियासत कुछ लो और कुछ दो पे है ना। जी बेसिकली देखें हम कुछ सीटों पर बात चली, पंजाब की भी, KP के में भी और बलूचिस्तान में भी, लेकिन उससे बढ़ के हमारी जो हमने 3 आइनी तरमीम उनको भेजी है। हमने 3 आइनी तरमीम में ये कि लोकल बॉडी सिस्टम को प्रोटेक्शन दी जाए, उसको आइन का हिस्सा बनाया जाए, और जिस तरह की निगरान हुकूमत आती है ना उसको किया जाए, इसी तरह लोकल बॉडी सिस्टम को किया जाए। क्योंकि देखिए कराची के जो अवाम है या जो हैदराबाद के अवाम, शहरी अवाम कहीं के भी हों, उनका सबसे बेसिक मसला जो है ना ये शहरी मसाइल है। ठीक है, इसको एड्रेस करना है। बाकी जो MNA MP से काम होता है लेजिस्लेशन, वो काम करें, और जो डेवलपमेंट वर्क होता है चेयरमैन, पूरी दुनिया में ये हाल है। आप देखें ना, बम्बई का जो बजट है 1,200 अरब रुपए है, और कराची का बजट कितना 40 अरब रुपए, और कराची बम्बई से डबल है, लेकिन उसका देखें बजट 40 अरब रुपए, उसका 1,200 अरब रुपए। दिल्ली का देख लिया 800 अरब रुपए। अच्छा, वहाँ अंडरग्राउंड ट्रेनें चल रही हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो है बसें अवेलेबल नहीं है। ये हम क्या देखें, ये तो आप लोगों को देखना चाहिए जो आप लोग इक़्तिदार में रहते हैं, ये आपको सोचना चाहिए कि क्या काम हुआ, कहाँ पे काम हुआ, क्या कारकर्दगी रही। 15 साल तक काबिज रही ना। जी, वक्त अब मुख्तसर है कि अब मैं आखिरी कंक्लूजन ले लूँ, थोड़ा सा अखलाक हाशमी साहब से भी बात कर लेते हैं। अखलाक हाशमी साहब, कारकर्दगी क्या लेके आ रहे हैं आप कराची में? नून लीग के NA 242 पर भी बड़े मामलात आपके चल रहे हैं, क्या आगे के लिए क्या सोचा हुआ है? मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है? इंतखाबात में टाइम ही कितना रह गया, अभी तक आपके जलसे जुलूस शुरू नहीं हुए, काम ही शुरू नहीं हुआ आपका।
नहीं 242 में नहीं 242 में हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। और वहां पे जाहिर बात मैं बता दूं कि पहले जो इलेक्शन हुआ था तो मेरे ख्याल कमाल मुस्तफा साहब ने लिए थे 8,000 वोट और ये आए थे क्या नाम है 7वें नंबर पर और एमक्यूएम आई थी 4थे नंबर पर। तो वहां पर वोट बैंक के 242 में नॉन लीग का वोट बैंक है। तो अच्छा। जो अगर असूली तौर पर देखा जाए फार्मूले के तहत देखा जाए तो इन्हें विड्रॉ हो जाना चाहिए वहां पे ना। और यही मैंने अपनी पार्टी से कहा है कि ना मैंने 244 में अगर जीत सकते हैं तो सिर्फ नवाज शरीफ जीत सकते हैं। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। आज मेरा ये मैं बिल्कुल ये गारंटी से कहता हूँ मैं ये। अच्छा। क्योंकि अच्छा आज एक मैंने तस्वीर अभी मैंने जारी की अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि मंदू खेल साहब के यहाँ गैस की लाइनों के पाइप उनके वहाँ दफ्तर में पड़े हुए सारे ना वहाँ पे और वो बाकायदा तौर पे उन्होंने अभी कुछ नौकरियां भी दी हैं कच्चे मुलाजिम नौकरियां दी हैं ना वहाँ पे और काफी काम उनका गवर्नमेंट का शुरू है जो कराया जा रहा है। और कल रात मेरी एमपी से बात हुई थी गैस के कि भाई ये गलत है ये इलेक्शन जब हो रहा है आप काम बंद करें। और आज हमने तस्वीर भी जारी कर दी है कि जो पाइप गैस के वहाँ पड़े हुए हैं ये जाहिद भाई भी सुन लें और इन चीजों को जो है ना ये देखें जाके। हम असल में होता क्या है कि इस पार्टी जो जीती है ना अब सबसे पहले इन्हें आप मैं बताता हूँ। ठीक है अखलाक साहब वक्त अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया। बाबर अब्बासी साहब से भी कुछ बात कर लेते हैं। बाबर अब्बासी साहब आप भी अपने आखिरी कमेंट दे दीजिए प्लीज। मैं समझता हूँ कि जी मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है। मेरी जिस तरह से एमक्यूएम के भाई ने बात की है दोनों ने बात की है लेकिन ये अपनी रस्साकशी छोड़ें। सबसे पहले ये हमारे इखलाक हाशमी साहब भी कराची में, मैं भी कराची में हूँ, मेरे भाई जाहिद मसूद साहब भी कराची में हैं। हमें सिर्फ एक कराची को फोकस करते हैं। कराची के पीछे 15 साल से जो कराची की हालत हो गई है ना वो बहुत भयानक है। मैं समझता हूँ कि कराची को सेट करने के लिए कम अज कम भी कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में 5-7 साल की जरूरत है। और 5 साल अगर कराची में काम कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में कराची अपनी पोजीशन पे बहाल होगी। लेकिन उसके लिए मैं जोर दूंगा एमक्यूएम के इसको अपने क्रेडिट हासिल करने के लिए अगर ये एमक्यूएम का साथ देते हैं उनको अपने साथ मिलाते हैं सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए अगर उनको साथ मिला रहे हैं और एमक्यूएम अगर अपनी जरूरतों के लिए साथ मिल रही है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर है कि एमक्यूएम अपने घर बैठी रहे इत्तेजाजन तौर पे बैठी रहे। अगर कराची की आवाम का साथ देना है तो अपनी वजारतों से ज्यादा। बहुत शुक्रिया सरदार बाबर अब्बासी साहब आपके वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अखलाक हाशमी साहब आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम को बहुत शुक्रिया। जाहिद मंसूरी साहब आप तशरीफ लाए। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सियासी जोड़ तोड़ सीट एडजस्टमेंट दावे वादे आवाम को कहाँ लेकर जाएंगे ये तो अब आवाम को ही सोचना है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने